ओके जी, कल सेमी वेरिएबल पढ़ा था और स्टेप फिक्स पढ़ा था। किसी का कोई सवाल? हेडिंग बनाइए स्प्लिटिंग द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। स्प्लिटिंग द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेंटर वाले से ठीक हुआ नहीं हुआ? ठीक, पानी फेंकता है अभी भी, यहाँ ऑन कीजिए। उससे पहले और आखिरी ठीक है। ओके ओके जी, हेडिंग बना ली आपने, स्प्लिटिंग द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दो तरीके हैं जी। पहला तरीका है हाई लो मेथड और दूसरा है जी जिसका फॉर्मूला आपने मुझे बताना, मुझे नहीं आता, लीनियर रिग्रेशन मेथड। ओके, ये दो तरीके हैं जिससे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट किया करेंगे वेरिएबल और फिक्स में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट करना। उसकी वजह यह है कि फिक्स कॉस्ट का ट्रीटमेंट अलग है और वेरिएबल कॉस्ट का ट्रीटमेंट अलग है। इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे चैप्टर्स में, ओवरहेड के चैप्टर तक पहुंचेंगे कोई 30-35 लेक्चर के बाद, तब ये बात समझ आएगी कि स्प्लिट करना क्यों ज़रूरी था। ओके, तो बहरहाल ये दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट किया करेंगे। हेडिंग बना दीजिए हाई लो मेथड, लीनियर रिग्रेशन मेथड। एएफसी में पढ़ा हुआ है आपने? पीआरसी एएफसी में, क्यूएम के अंदर, स्टैट्स के अंदर, वहां पे पढ़ा हुआ है कि नहीं? पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, किसी जमाने में। कब का शुरू किया हुआ पीआरसी? अच्छा, इस भाई ने बोला है कब का शुरू किया हुआ पीआरसी? दिसंबर। दिसंबर में आपने तो किसी जमाने में भी तो साल भी नहीं हुआ मेरे दोस्त। यार ये आप तंग हो रहे होंगे, या आप मुझे दे दीजिए। चले, क्या देख रहे हैं? ग्लास रखो, कमाल लाइक करते हैं यार। ले सर जी, ये आप टिश्यू लेके जरा आइए, यू कैन क्लीन इट। ओके, क्या हुआ? हद होगी यार। चले जी, हेडिंग बनाइए हाई लो मेथड। हाई लो मेथड, इसकी तारीफ लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we will base our calculations, in this method we will base our calculations we will base our calculations by considering we will base our calculations by considering the highest by considering the highest and lowest values of by considering the highest and lowest values of, नंबर 1 पे लिखिए लेवल ऑफ एक्टिविटी, नंबर 1 पे लिखिए लेवल ऑफ एक्टिविटी, और नंबर 2 पे लिखिए टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगेंस्ट दीज लेवल ऑफ एक्टिविटीज, टोटल कॉस्ट अगेंस्ट दीज लेवल ऑफ एक्टिविटीज। ओके, क्या लिखवाया? इन दिस मेथड वी विल कंसिडर, क्या लिखा हुआ है? हाँ, वी विल बेस आवर कैलकुलेशंस बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड। ओके, चले जी, समझने के लिए एक डाटा टेबल बनाते हैं।
आप नोट करते जाइए साथ साथ प्लीज। जी नोट हो गया। ओके जी। अब आपके सामने कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटीज दिए गए हैं और कोई आपके सामने टोटल कॉस्ट दी गई है अगेंस्ट दीज लेवल ऑफ एक्टिविटीज। किसी ने पूछा कि ये टोटल कॉस्ट जो आपके सामने गिवन है ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कैसे पता करेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं है? जी सबसे पहले आप देखेंगे क्या ये लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट होने का पहला टेस्ट तो इसने पास कर लिया। लेकिन साथ ही दूसरा टेस्ट क्या है जी, पर यूनिट बेसिस पे ये सेम रहती है। चलें देखते हैं कि पर यूनिट बेसिस पे ये सेम रहती है कि नहीं। तो 234 डिवाइडेड बाय 18,000, बताइए। एग्जैक्ट 13 ₹13 पर यूनिट। यहां पे चेक कीजिए 282,000 डिवाइड बाय 22,000 ₹12.8। यहां पे भी चेक कर लीजिए 3,78,000 डिवाइड बाय 30,000 ₹12.6 पर यूनिट। यहां पे बताइए 1,14,000 डिवाइड बाय 8,000 14.25। बस ठीक है, चार काफ़ी हैं, वैसे तो दो ही काफ़ी हैं, लेकिन चलें आपको समझाने के लिए मैंने चार कैलकुलेशंस कर दी। और आप खुद देख लीजिए कि ठीक है लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से टोटल बेसिस पे तो चेंज हो रही है, लेकिन यहां पे देखें मसला है, पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो आपके सामने कॉस्ट दी गई है ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। ठीक होगी बात? तो ये टेस्ट लगा के आपने पता कर लिया कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ओके, अब अगला टेस्ट लगाकर ये देखते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है। अब फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से टोटल बेसिस पे सेम रहती है। क्या ये सेम है? ये सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। तो फिर क्या है? फिर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। फिर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस तरीके से आप पेपर में पता किया करेंगे कि क्या ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है। और इंशाल्लाह 99.9% केसेस में वो सेमी वेरिएबल ही निकलेगी, क्योंकि आई कैप जो है वो इतना आसान तरीके से आपको वेरिएबल और फिक्स तक नहीं पहुंचाएगा। वो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा आपसे, या तो हाइलो मेथड लगवाएगा या फिर लीनियर रिग्रेशन मेथड लगवाकर आपसे अलहदा करवाएगा, और फिर आगे आप उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे जो वेरिएबल का होता है और जो फिक्स का होता है। और अगर आपने इसी को ही वेरिएबल मान के चले गए आगे तो ठीक है, फिर मार्क्स में भी वेरिएशन के लिए तैयार रहिएगा। रिजल्ट में मार्क्स आ सकते हैं। नंबर चाहिए आपको रिजल्ट में कि नहीं? हाँ, नंबर तो नहीं चाहिए हमें, हमें नंबर का मैसेज नहीं चाहिए। नंबर चाहिए, नंबर का मैसेज नहीं चाहिए हमें। ओके, CMA 49, अल्लाह माफ करे। डर नहीं लगता उस दिन से? वैसे कोई 49 पे कभी रहा है? नहीं, 48। अच्छा, आपके तो रिजल्ट ही नहीं, आप 49 पर हैं जी? बिजनेस लॉ कितने पे? 49 पे? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने फिर दोबारा पेपर दिया कि अभी देना है? दे दिया, अब रिजल्ट आना है उसका। चलें, अल्लाह खैर करेगा। अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करके आए थे पेपर? सारे किया था, तकरीबन सारा किया था कि सारा किया था?
तकरीबन सारा किया था, इन्हीं को 97 96 मार्क्स का कराए थे आप। 85 तो ठीक है, तो सर 5 7 10 नंबर का कराते तो 1 नंबर भी आ ही जाता। चले कोई बात नहीं, खैर अल्लाह की बेहतरी होगी कोई इसमें। ठीक है, अगर आप मेहनत करें और रिजल्ट आपके हक में ना है ना, तो बस अल्लाह की मर्जी समझ के जाने दिया करें। एक तो है ना कि आपने पढ़ा ही नहीं था, अल्लाह यही चाहता था कि मैं ना पढ़ूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने अगर मेहनत की है और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा, तो फिर इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी ही है, ये मान के तो आगे चलें, एक्सेप्ट करें चीज़ों को, तो कोई बात नहीं, खैर है अगली दफ़ा से। ठीक है, वो क्या कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चले जी, तो ये साबित हो गया कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब इसमें हमें कोई भी एक मेथड लगाना पड़ेगा, और सबसे पहले हम लगाएंगे हाई लो मेथड। इसी डाटा को यूज करते हैं और हाई लो मेथड लगाकर देखते हैं कि किस तरीके से सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो सेग्रीगेट किया जाता है। सर तारीफ अगर आप पढ़ देंगे मुझे तो थोड़ी सी आसानी होगी। क्या लिखा था हमने डेफिनेशन में? बाय हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्या ये लेवल ऑफ एक्टिविटी है? ओके, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टोटल कॉस्ट अगेंस्ट दीज लेवल ऑफ एक्टिविटीज, यानी इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज देख रही हैं और उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट है वो देख रही हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसमें से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है या ये इस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्शन तो होनी है, प्रोडक्शन तो होगी, इसका मतलब है प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और टोटल कॉस्ट डिपेंडेंट है इस बात पे कि प्रोडक्शन कितनी होती है। सो प्रोडक्शन लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। ओके, ठीक है जी। करके लिए ब्लू वाली रेड भी नजर आ रही। चले ओके जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये बात समझ आ गई। ओके, हमने लेनी है हाईएस्ट वैल्यूज एंड लोएस्ट वैल्यूज। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है देखें, 30,000, और इसके अगेंस्ट कॉस्ट भी कंसिडर करनी है। एक आपने ये सेट उठा लिया, और लोएस्ट वैल्यू देखनी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, और इसके अगेंस्ट कॉस्ट भी देखनी है। हो गया आइडेंटिफाई। अब हमने क्या काम करना है जी, अब हमने यहां पे एक फॉर्मूला बनाना है हाई लो मेथड का, जो कि है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, आ रहा है ना सर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू ऑफ यूनिट्स या लेवल ऑफ एक्टिविटी कह लें, माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ यूनिट्स या लेवल ऑफ एक्टिविटी। और जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है जिसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। चले जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट क्या है हमारे पास, 378,000, 3,78,000 आपने हाईएस्ट वैल्यू में पुट किया, और लोएस्ट वैल्यू क्या है जी, 114,000। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ यूनिट्स क्या है आपके पास, 30,000, 30,000, और लोएस्ट वैल्यू क्या है जी आपके पास, 8,000। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है, 12,000, खाली 12 जी, ₹12 पर यूनिट। और ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई। ठीक होगी बात। अब गौर कीजिए, 2 मिनट अब छोड़ दें, अब छोड़ दें, बाद में नोट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे इसी को उठा लेते हैं, 3,78,000 टोटल कॉस्ट है। क्या अब मैं निकाल सकता हूं इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अगर 12 पर यूनिट है तो 30,000 इंटू 12 टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मानते हैं इस बात को?
यानी कि अगर मुझे यहां से फिक्स्ड कॉस्ट अलहदा करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि टोटल कॉस्ट सम होती है फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट मुझे पता है कितनी है 378,000। फिक्स्ड कॉस्ट का मुझे नहीं पता और वेरिएबल कॉस्ट का मेरे पास एक तरीका आ गया 12 पर यूनिट और 30,000 यूनिट्स। अगर टोटल कॉस्ट में 1,14,000 ले रहा हूं तो यहां पे 1,14,000 आ जाएगा और यूनिट्स में 30,000 की जगह 8,000 आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके, अब बताइए जी 378,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 3,60,000 और यहां से अगर आप फिक्स कॉस्ट को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 18,000। तो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई। ले जी, आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर दिया। इस 3,78,000 के अंदर 3,60,000 वेरिएबल कॉस्ट है और बाकी की 18,000 फिक्स कॉस्ट है। ठीक होगी बात? ओके होगी बात? ये बात समझ आती है? वैसे मैंने डाटा तो एक टेंटेटिव सा डाटा बनाया है, इस पे हो सकता है सब पे बात ना लगे, लेकिन अगर आपका डाटा परफेक्ट होगा तो फिर आपका हर लेवल पे कहीं पे भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, आपके आंसर सेम ही आएंगे। 8,000 पे लगा के अगर हम देखें तो 8,000 पे क्या बनेगा जी? टोटल कॉस्ट 8,000 पे आपके पास कितनी है जी? 1,14,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमें नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल चुके हैं कि 12 पर यूनिट है और लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है जी? 8,000। बात समझ आती है? ओके, अब यहां पर अगर देखें तो आंसर हमारा क्या बनेगा जी? 1,14,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 12 8 जा 96 और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बनी? 18,000। देख लें आंसर आपका सेम ही आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम आ रही है, लेकिन फर्क किसका आ रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक होगी बात? ये बात सबको समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। पेपर में आपको ना नॉर्मली वो 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज दे देता है, बस उसी से काम चल जाता है। आप दोनों को एक दफा डिवाइड करके देखते हैं कि पर यूनिट जो है ना वो सेम नहीं आ रही, तो आपको पता लग जाता है ये सेमी वेरिएबल है। पर आप उन्हीं दो को यूज करके ना हाइलो मेथड लगा के तो सेग्रीगेट कर देते हैं। ओके, तो पेपर में नॉर्मली वो सिर्फ 2 ही लेवल ऑफ एक्टिविटीज दे रहा होता है। तो पेपर में जब भी उसने आपको 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज दी हो, कह रहा हो कि 10,000 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है और 8,000 पे इतनी कॉस्ट है, तो आपके दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो जानी चाहिए कि ये लाजमी कोई हाइलो मेथड लगवाना चाह रहा है मेरे से, और ये कॉस्ट जो है वो वेरिएबल भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, ये सेमी वेरिएबल है। तो ये एक छोटी सी हिंट होती है सवाल के अंदर। जी बताइए सर। 2 मंथ्स में सेम हो, लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम हो? सर मुमकिन नहीं है। देखिए अगर आपकी हाईएस्ट प्रोडक्शन 2 मंथ्स में सेम हो तो कोई एक उठा लें, कॉस्ट भी सेम ही होगी। कॉस्ट आपका क्या ख्याल है चेंज हो जाएगी? कॉस्ट चेंज नहीं होगी, कॉस्ट सेम रहेगी, क्योंकि आप देखें ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में सेम है, तो दोनों की सेम वेरिएबल होगी, और फिक्स तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी सेम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो सेम हो और कॉस्ट चेंज हो जाए, वो भी सेम ही रहेगी। और कोई सवाल, कोई जवाब, कोई मसला मसाइल, कोई शिकवा शिकायत? चलें फिर आगे। ये फॉर्मूला बना कैसे है, कहां से आया है ये फॉर्मूला, कहां से आते हैं ये फॉर्मूलास? ये जी सर हमें इन बातों से कोई गर्ज नहीं है, हम याद कर लेंगे, मतलब नहीं चाहिए, हम याद कर लेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही लोग हैं आप लोग? नो सर, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने? स्कूल का नहीं, इधर का QM वाला। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाया था कल। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल सेम रहती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है अलग से वो यूं जाती है, और जब मैं टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करूंगा वो इससे नीचे तो नहीं आ सकती, और यूं एक लाइन जाती है। ऐसे ही है, समझते हैं बात को? मुझे बताइए कि इस लाइन में इंक्रीज क्यों आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से या फिक्स कॉस्ट की वजह से?
वेरिएबल की वजह से, क्योंकि फिक्स तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये जितनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी ये उतना ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे ही है। इस लाइन की अगर स्लोप निकाली जाए, पढ़ा हुआ मैथ में नहीं पढ़े बगैर पहुंच गए आगे, कोई से 2 पॉइंट्स हम लेते थे, एक बन जाता था y2, एक बन जाता था y1, एक बनता था x2, एक बनता था x1, यानी कि ये x2 होता था, ये x1 होता था, और ये y2 और ये y1। हमने x एक्सिस पे क्या रखे हुए यूनिट्स, और इधर रखी हुई हमने कॉस्ट, और स्लोप कैसे निकलती थी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और हम इससे क्या निकालते थे, स्लोप y2 y1। क्या ये y2 y1 नहीं है, क्या ये x2 x1 नहीं है, तो शायद हमने जो ये निकाली है ये मैथमेटिक्स की जबान में स्लोप निकाली है। अब जाहिर बात है अगर यहां पे लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी स्लोप उतनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, तो ये कॉन्सेप्ट है बैकएंड पे। ओके, समझ आ गई? वो क्या एक और भी राइज ओवर रन, ये भी फॉर्मूला था ना एक स्लोप का, ये भी याद नहीं है, ये याद है, ये भी अभी याद आया होगा। अच्छा नहीं, इसी में ही आता है वो फॉर्मूला, यही होता है, वो और चीज है, वो आपको अभी ओवरहेड्स में जाके सही समझ आएगी, इसलिए स्टेप फिक्स कॉस्ट का ना आपको ग्राफ भी नहीं बनवाया था, वो इंशाल्लाह ओवरहेड्स में जाके देखेंगे। ओके, तो इसके बैक एंड पे जो कहानी है जो आप तक नहीं पहुंची थी वो असल में ये थी। ठीक है हसीब भाई, परेशान तो नहीं है? आज तो बहुत खुश होंगे आप, पेट्रोल सस्ता हो गया। आप पैदल आते हैं? अच्छा, सीधी बात ही खत्म कर, कौन खुश है पेट्रोल सस्ता होने से? भाई आप उनके साथ तो नहीं है? अच्छा, फिर आप खुश क्यों हैं? अच्छा, आप कहां से आते हैं डेली? बाइक पे आते हैं, गाड़ी पे आते हैं? अच्छा अच्छा, ओके। कितना मंथली फ्यूल लग जाता है आपका? 250 लीटर के 250 रुपीज? 250 डेली का लगता है, और आप 26 दिन कॉलेज आते हैं, संडे तो छुट्टी होती है ना? ऐसी है, तो कितना बनता है 250 इंटू 6,500 का पेट्रोल मंथली लग जाता है। ठीक ठीक ठीक। सर आप नहीं खुश हैं कि नहीं है? बहुत खुश हैं, ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, सब खुश हैं आप? और कौन खुश था भाई पेट्रोल कम होने से? इधर भी एक दो हाथ खड़े हुए थे जी। सर आप खुश हैं? आप तो माशाल्लाह हमेशा खुश रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप सर बाइक पे आते हैं, गाड़ी पे आते हैं? पैदल आते हैं, तो तभी भाई को टेंशन ही कोई नहीं, भाई न्यूट्रल है, कोई मसला नहीं, महंगा हो सस्ता हो हमें क्या लगे। चले, अच्छी बात है। नहीं नहीं सर, देखें बस जो कुछ भी है, अब क्या हो सकता है। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ यार, और तो कोई मसला नहीं है। हेडिंग बनाइए जी, एडवांटेजेस ऑफ हाई लो मेथड। दुनिया में क्या इस वक्त प्राइस है पेट्रोल की? पता नहीं सर, हम ऐसी बातें तो देखते ही नहीं है, हम तो पता नहीं क्या देखते रहते हैं जी। 71 के 84, 84 है, और दूसरे वाला ब्रेंट, ये तो WTI है ना, ब्रेंट कितने का है? पता नहीं सर, क्या पूछ रहे हैं, ये होता क्या है? ओ भाई खुदा का वास्ता है कि थोड़ा बहुत दुनिया को भी देख लिया करें, दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया वर्टिकल शहराबाद करी जा रही है, और आप यहां पे बैठ के इधर ये पढ़ी जा रहे हैं आइलो मेथड। तो थोड़ा सा ना जरा दुनिया पे, थोड़ा सा हिस्ट्री पे, मुल्क की तारीख पे, इस्लाम के ऊपर दिन का कोई 15-20 मिनट निकाल के ना कोई आर्टिकल पढ़ लिया करें, अच्छी बात होती है। मुसलमानों की हिस्ट्री क्या थी आपको पता लगनी चाहिए, किस किस तरीके से जो लोग हैं वो मुसलमानों को मतलब देते हैं, शिकस्त देते हैं। ये बेसिकली वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब वो दौर चले गए कि जी जंग होगी, एक एटम बम हम मारेंगे, एक एटम बम तुम मारोगे और सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब जरा जंगें जो है ना जरा और तरह से लड़ी जाती हैं, अब इखलाकियात की बेस पर लड़ी जाती हैं। और आप देख लें कि आप किस तरीके से इखलाकियात की बुलंदियों पर थे और अब आप कहाँ तक पहुँच गए। मतलब मैं भी इसमें ही शामिल हूँ, आपसे मुराद ये नहीं कि आप लोग, ओवरऑल मैं मुसलमानों की ही बात कर रहा हूँ, आपके सामने ही है। तो अगर आप में से कभी किसी ने किसी अंग्रेज मुल्क का सफ़र किया हो तो वहाँ पे आप लोगों ने खुद शायद कभी देखा हो कि इखलाकियात उन लोगों की काफ़ी बेहतर हैं। ठीक है, मुसलमान होना ना होना 2 मिनट साइड पर रख दीजिए, लेकिन इखलाकियात के हवाले से
वो बहुत बेहतर है। हम लोगों को तो इतना यकीन नहीं होता, गाड़ी लेकर सड़क क्रॉस करने खड़ा हुआ है, वो दूर से ही लाइटें मारना शुरू कर देता है, सड़क ना क्रॉस करी। ऐसे ही होता ना, अपनी लेन में बंदा जा रहा है तो पीछे से हारन मारी जाएंगे कि इस तरफ ना आ जाए। मतलब इतना यकीन नहीं है हमें एक दूसरे पे, तो इसीलिए थोड़ा सा ना जरा हमें बेहतरी की जरूरत है। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ लिया करें किताबों को, कोई आर्टिकल अच्छा मिल जाए वो पढ़ लिया करें, 15-20 मिनट लगा के, थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा ही हो जाता है। बेशक मुल्क के बारे में पढ़ लिया करें, मुल्क का भी आपको पता लगता ही रहता है। क्यों जी? रेफरेंस बस कोई भी पढ़ लें, कोई भरा पड़ा है यार, बाकी सब कुछ आप मेरे मेरे रेफरेंस मांगते हैं वो भी तो आप ढूंढ ही लेते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ हाइलो मेथड। एडवांटेजेस ऑफ हाइलो मेथड। हाइलो मेथड के फवायद। सिंपल टू कैलकुलेट, पहला एडवांटेज है वेरी इजी, सिंपल टू कैलकुलेट। दूसरा ऐसे जबरदस्ती का एडवांटेज है, इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन बहरहाल है तो सही, एक नंबर के लिए काफी है, इजी टू अंडरस्टैंड। और तीसरा लिखिए, नो टेक्निकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड, नो टेक्निकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड, नो टेक्निकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड फॉर हाई लो मेथड कैलकुलेशन। नो टेक्निकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड फॉर हाई लो मेथड कैलकुलेशन। तो देख लें, बैक एंड पे जो थ्योरी थी वो यही स्लोप की थी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है जो आपको पहले से ही पता थी। क्यों में आप लोग पढ़ के आए थे, ये पास भी करके आए थे। ओके, उसके बाद आइए जी डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लो मेथड। डिसएडवांटेज इसका बहुत जेन्युइन किस्म का है जी, लिखें, होल पॉपुलेशन इज नॉट कंसिडर्ड, होल पॉपुलेशन इज नॉट कंसिडर्ड, कॉमा, whole population is not considered, comma, only high and low values are considered, only high and low values are considered, only high and low values are considered, which may result in, which may result in non-observance of answer, which may result in non-observance of answer by remaining population items, which may result in non-observance of answer by remaining population items। जी इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब यह है कि पूरे डाटा में से हम सिर्फ दो वैल्यूज उठा लेते हैं और उसी के बेस पे अपना फैसला दे देते हैं कि इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। हालांकि बाकी तमाम डाटा को भी कंसिडर करना चाहिए, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके घर वाले आपको इग्नोर करते हैं। ओके, देखे ना, हमने तो मुंह भी नहीं लगाया बाकियों को, ऐसे ही होता है ना आपके साथ। ठीक है, तो नहीं सीए कर लेंगे तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे शायद, वो भी शायद। ठीक है, उसमें भी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है सर, तो बहरहाल ये इसका प्रॉब्लम है कि बाकी पॉपुलेशन इसकी कंसिडर नहीं होती। कोई सवाल? चलें फिर आगे, चलें जी, हेडिंग बनाइए लीनियर रिग्रेशन मेथड। वो कौन है? लीनियर रिग्रेशन मेथड। लिखें जी इसकी डेफिनेशन, बता दूं ये? लिखें जी, इन दिस मेथड, in this method we will use the formula, in this method we will use the formula based on, in this method we will use the formula based on statistics, we will use the formula based on statistics to split the fixed cost
to split the fixed cost and variable cost from semi variable cost. ओके जी, बात समझ आती है? लीनियर रिग्रेशन मेथड, स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला हम कोई ना कोई इसमें यूज करेंगे, और स्टैट्स भी माशाल्लाह आप सबने पढ़ भी ली है और पास भी कर लिया है। शायद इन दोनों फॉर्मूला से आप कोई वाकिफ हो, आपको कुछ अपना माजी याद आया हो कि कभी ये कुछ पढ़ा था। सर याद आया कुछ? किसको नहीं याद आया? सर आपको नहीं याद आया? सर आपने कब पढ़ी थी एएफसी या पीआरसी? जी सर खैरियत है? साथ वाले भाई नीचे क्यों चले गए, मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा चलें जी, ये फॉर्मूलाज एएफसी या पीआरसी में कहीं पढ़े होंगे स्टैट्स के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं याद आ ही गए होंगे। ओके, बहरहाल इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस इक्वेशन से वाकिफ हैं आप लोग? वाई क्या होती है जी? टोटल कॉस्ट। ए इज फिक्स कॉस्ट, बी इज वेरिएबल कॉस्ट नहीं कहना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोलना है, और एक्स क्या है जी? नंबर ऑफ यूनिट्स कह लें या लेवल ऑफ एक्टिविटी बोल दें। तो अब बताइए जो आपके सामने, अच्छा सॉरी, ए और बी निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने है, इसमें बी निकालने का फॉर्मूला ये है और ए निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक होगी बात? एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि लेवल ऑफ एक्टिविटी है, और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि टोटल कॉस्ट है। ठीक होगी बात? अब आपके सामने अगर डाटा दे दिया जाए तो क्या आप उस डाटे में ये तमाम चीजें जो है वो पुट करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, और आसानी से लगा सकते हैं। और इसके अंदर एक फायदा ये है कि इसके अंदर हम तमाम डाटा को कंसिडर करेंगे, सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक होगी बात? चलें जी, डाटा लिखें जी एक फिर। लेट्स कंसिडर अ डाटा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, ये एन क्या चीज है? नंबर ऑफ डाटा सेट्स। नंबर ऑफ डाटा सेट्स, कितने महीनों का डाटा आपके पास मौजूद है, तो वो आप यहां पर लिख देंगे। चलें जी आगे। हो गया नोट भाई? मिटा दूं? जी मिटा दूं? ना मिटाऊं? अच्छा ओके, नहीं मिटाया जी। ठीक, कैमरे में नजर आ रहा है? ब्लू मार्कर नहीं नजर आ रहा है? चलें जी, ब्लू मार्कर ब्लैक कर लेते हैं। ओके जी, एंड वाले भाई नजर आ रहा है? एंड वाले भाई, नहीं आप ही एंड वाले? ओके सही नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है ये? साथ वाले भाई ये क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर कहां लिखा हुआ है? ये क्या है? अच्छा आ रहा नजर, ओके ठीक। मिटा दूं जी? वो ये फॉर्मूला तो मैंने मिटाने नहीं थे, ये मैंने क्यों मिटा दी? चलें कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। डाटा लिखिए जी उसी तरीके से, 3 कॉलम बनाए।
जी आपके सामने ये डाटा मौजूद है जी मौजूद। ओके, अब सबसे पहले तो ये कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जी ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब आइए इस फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला जो आपके सामने है, आपको इसमें से क्या क्या चीज चाहिए। एक आपको चाहिए x मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ x मल्टीप्लाई बाय वाई। एक आपको ये कॉलम चाहिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर्स यहां पर लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है जी, x का टोटल करना है, यानी ये x है तो इसका टोटल आपको चाहिए। फिर समेशन y, समेशन का मतलब होता है सम, इसका टोटल चाहिए। और जब इन दोनों का टोटल आप कर चुकेंगे तो इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक होगी बात, गुजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब बेहतर है। ओके, उसके बाद x का स्क्वायर आपको चाहिए, ये x है, आपने पहले इसका स्क्वायर कर और स्क्वायर करने के बाद सम करना है, यानी कि एक कॉलम आपको चाहिए x स्क्वायर का और फिर आपने इसका एंड पे टोटल करना है। ठीक होगी बात। और फिर ये जो समेशन x यहां पर आएगा, इस पूरे का स्क्वायर आपने यहां पर लिख देना। बात समझ आती है, बात समझ आती है। ओके, उसके बाद a के अंदर आपको समेशन y चाहिए, इसका टोटल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। समेशन x, इसका टोटल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। n जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डाटा सेट्स हैं, तो n 6 होगा और b हमारा इस फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्या आप मुझे x इंटू वाई करके दे सकते हैं? देखिए आपके कैलकुलेटर इजाजत देते हैं कि नहीं। स्टैट के तरीके से कर ले, नहीं करना, ऐसे ही करना। नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, मुझे मल्टीप्लाई करके दें, जुगाड़े ढूंढते हैं बस। मल्टीप्लाई करें, चले शाबाश, x इंटू वाई करके दें और x स्क्वायर करके बताएं क्या आंसर आता है जी। देखिए आपके कैलकुलेटर्स आपको इजाजत दे रहे हैं कि नहीं, कि लुट मच गई है, लुट मच गई है। आप एक काम कीजिए, आप इसके 3 जीरो एंड के उड़ा दीजिए, एंड पे जब आंसर्स आएंगे तो हम 3 जीरो ऐड कर लेंगे बाद में। ओके, तो आप इसके 3 जीरो उड़ा दीजिए, इसको 40 300 कंसिडर करें, इसको 58,000 कंसिडर करें। अब देखें कैलकुलेटर को इजाजत दे रहा है कि नहीं। चले ये कंप्लीट कीजिए और याद रखिएगा कि हमने रुपीज इन थाउजेंड में इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। जी भाई, सॉरी, एन जो है, हाँ जी, आपने काउंट करना है कि कितने डाटा सेट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 डाटा सेट्स हैं आपके पास। दोस्त आप कैलकुलेटर नहीं लाए, ओके। जेल में जा रहा है कि जेब में जा रहा है? बिलियंस में तो सर जाने दें, बिलियंस में अच्छी बात है, अरबों का ही तो काम है यहाँ पे, अलिफ वाले अरबों का, एन वालों की बात नहीं कर रहा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, वेयर इज कैलकुलेटर? कैलकुलेटर रखा करें भाई। हाँ भाई, सफा खाली, कैलकुलेटर नहीं है। मोबाइल है कि वो भी नहीं है? वो तो लाजमी है, हम हो ना हो मोबाइल तो होगा, ये तो होगा। क्यों सर? दोस्त ये मोबाइल है कैलकुलेटर है? ये अच्छा मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर है, अच्छा। आईफोन 14, अच्छा। जी दोस्त, जिंदगी सुकून में चल रही है, क्या परेशान हो गए? ओके चले, अच्छी बात है। दोस्त क्या सोच रहे हैं, मैसेज क्या करना है ये सोच रहे हैं? अच्छा अच्छा, इतना ज्यादा, हाँ तो कोई बात नहीं, लगा दें, एंड पे लगाएंगे। अभी ना लगाए एंड पे, अभी राउंड ऑफ करके करते जाए, एंड पे जब आंसर आएगा ना, एंड उसमें 3 जीरो लगा देंगे। फिर एंड पे आपको 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, तो कर लेंगे। हाँ, एंड पे मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई बात नहीं।
जी भाई, सब अच्छा है? हाँ जी सर, खैरियत से मुस्कुरा रहे थे? जी वैसे ही कुछ याद आ गया होगा। पुरानी यादें, सबकी पुरानी यादें होती हैं भाई, बताते नहीं ऐसी बातें किसी को। जी क्या आप लोगों ने दोनों कॉलम्स फिल कर लिए हैं? जी सर, हो गया सवाल? जी दोनों कॉलम्स फिल कर लिए? आपने कर ली? कैलकुलेटर नहीं है तो हम बैठे हुए हैं, आपके पास भी नहीं है कैलकुलेटर तो सर ओके। चले जी बताइए क्या आंसर आता है पहले का? 1654 जी फिर बताइए। 2337 400। बस आगे 30 एंड पे हम लगा देंगे। ठीक है जी बताइए उसके बाद। इसको मैं कह दूं ये रुपीज इन थाउजेंड्स है, ऐसे ही है ना? एंड पे 30 लगाने, बताइए। ओ बोलिए तो सही। हाँ तो इसके बाद 3 लगाने हैं ना? अच्छा इसके आगे 3 और लगने हैं और इसके बाद 3 और लगने हैं। अबे यार ये सब टू, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड। इसका आंसर बताएंगे आता 2337, ये आंसर आता है भाई। ये आंसर आ रहा है, बस ठीक है। बस इसके इसके मैंने नहीं इसलिए हटाए, उसकी वजह यह है कि जब आप एंड पे जाएंगे ना तो ये आपका उसके अंदर जब आप वापस इसको लेके आएंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूमरेटर होगा तो हम आराम से इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पे आपको फिर डिवाइड बाय 1000 यूनिट होगा, वो भी आपको करना पड़ेगा, वो ऐसे ही हम एक और झंझट में पड़ जाएंगे। तो ठीक है कोई बात नहीं, बताइए। अब आपने सिर्फ मुझे ये 3 0 खत्म करके ना तो मल्टीप्लाई करके बताना है। कोई एक बोल दे। 3626 क्यों? अबे यार कैलकुलेटर दे यार, तुम लोग क्या कर रहे थे कैलकुलेटर, कमाल हो गई यार वैसे। ये 50 क्या होता है भाई? बोले 3626700000। अभी करते हैं यार आप लोग। आपको पता है जब आप लोग फॉर्म में जाएंगे और अगर आपने ऐसी हरकतें की ना आपको समोसे खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको बोलने का ना एक तरीका होता है। इसको ऐसे बोलते हैं 3626700000।
हर कॉमे के बाद एक पॉज देना होता है ताकि लिखने का वाले को भी पता लगे मैं कर क्या रहा हूं। वो मैं पता नहीं 7 के बाद 50 और मैं 5 ऐसे करके लिख देता हूं। इस तरह से बोला करें जी। बताइए अब ऐसे बोलना जैसे मैंने बोला 3 एक बोले कोई 993 जी। उसके बाद 2 476 000 आगे जी 2 892 500 जी 3 532 500 000। ठीक है जी। उसके बाद एक्स स्क्वायर पे आइए और एक्स स्क्वायर वाला कॉलम फिल करवाइए जी। जी बताइए एक्स स्क्वायर का कॉलम फिल कराइए प्लीज। 58,000 का स्क्वायर 3364 000 एक और 000 ऐसे है। आगे 77,000 का 5929 जी 6724 जी जी 5625 ठीक है जी। ओके होगी बात। चले जी। अब इस फॉर्मूला में मुझे चाहिए x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई ये होगा। इन सबके टोटल भी लिखवा दें मुझे। इसका क्या टोटल है 4। इसका टोटल बताइए 2683। ये आफ्टर राउंडिंग ऑफ बताया आपने मुझे। ये पूरा ही बता दिया। ओके ठीक है जी। इसका बताइए 188 और भी है कि इतना ही है जी। ओके अब ये मैं आपके ऊपर रिलाय कर रहा हूं। कोई गलती हुई तो जिम्मेदार ऑनलाइन वालों ये होंगे, मैं नहीं होऊंगा। ओके चले जी। अब एक चीज पे जरा गौर कीजिएगा कि हमने x इंटू वाई मल्टीप्लाई करते हुए टोटल कॉस्ट के आखिरी 3 जीरो उड़ा दिए थे। ऐसे ही है। जब आपने ये कॉलम निकाला है तो ये कॉलम है रुपीज इन थाउजेंड में, कैसे ही है। लेकिन ये टोटल करते हुए आपने एंड पे 3 जीरो शामिल किए हुए हैं। ये लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन नहीं है, इसलिए मैं राउंडिंग ऑफ करने के हक में नहीं था। मैं एक और तरफ ही निकल जाएंगे। तो बहरहाल अगर आपने यहां पे 3 जीरो खत्म किए हुए हैं तो फिर आपको यहां पे भी 3 जीरो खत्म करने पड़ेंगे। ठीक होगी बात। तो इसलिए मैं एंड पे ये 3 जीरो जो है वो निकाल रहा हूं। ओके एंड पे जाके मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके तो अपना आंसर निकाल लूंगा। बात समझ आ गई सबको? ये बात सबको समझ आ गई? ओके चले जी। अब फॉर्मूला लिखते हैं बी का। बी में सबसे पहले है जी n 6 हो जाएगा और उसके बाद हमें चाहिए समेशन एक्स वाई। एक्स और वाई का जो सम है बताइए कितना है 18859100000 ऐसे ही है। उसके बाद इसमें से माइनस करना है x 4,18,000 और मल्टीप्लाई बाय ये जिसके 3 जीरो हमने उड़ाए थे 268,300 और डिनोमिनेटर में आएगा जी 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन x का स्क्वायर। इसकी बात हो रही है 29,588,000,000 और इसमें से हमने माइनस करना है इसका होल स्क्वायर। इसको मुझे सॉल्व कर दें और प्लीज जरा सही से सॉल्व कीजिएगा, कोई हरकत ना कर दीजिएगा।
जी क्या आंसर आता है? चलें देख लेते हैं क्या आंसर आता है बाकियों का। 0.3584, ओके 0.3584, ठीक है जी। सबका ये आंसर आ रहा है 0.3584, ओके जी। ये सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 0.3584, लेकिन याद रखें हमने अभी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये कॉलम में से हमने 3 जीरो उड़ा दिए थे। हमने इस पूरे कॉलम को डिवाइड बाय 1000 किया हुआ है कैलकुलेशंस की आसानी के लिए। यहां पर आके हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर एक्चुअल आए, और ये क्या बनेगा 358.4 पर यूनिट। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल आई। कोई मसला? जी हाँ, तो मुझे पता ही आना था, मैंने कब कहा था ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन करना तो है ना। हाँ, तो कॉस्ट में अगर सवाल आ गया तो आपको ये कैलकुलेशन शो करानी पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, कोई नंबर नहीं मिलना, तो इसलिए आपको ये कैलकुलेशन ये फॉर्मूला बताया। ओके, यहीं से अगर आप ए कैलकुलेट करना चाहें, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है भाई, और अगर यहीं से आप फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहें जो कि ए है, क्या फॉर्मूला है जी ए का? ऐसे ही है, बोले ऐसे ही है, ओके। समेशन वाई क्या बनता है जी? इसका सम 268 300 जो कि रुपीज इन 1000 में है, ये 6 हो गया। और बी क्या है जी? 358.4 इंटू किधर है समेशन, देखिए 4,18,000, बल्कि इसको आपको 0.358 करना पड़ेगा क्योंकि एंड पे इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। और एन कितना है? 6। करें सॉल्व, सॉल्व करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से कर दें तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, वो बोले तो सही। ठीक है जी, जो भी आंसर आ रहा है वो आप लिख लीजिए और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम इसके अंदर देखिए अगर आपने ये इन 1000 लिया हुआ है तो उसको भी इन 1000 ही रखें, ऐसे ही है तो फिर ही होगा ना, अदरवाइज तो मसला हो जाएगा। या इसको अगर 358.4 है तो इसको भी पूरा लिखें। इसलिए राउंडिंग ऑफ ना मैं नहीं करना चाह रहा था, और अगर अभी इसको राउंड ऑफ किया होता ना तो और दुनिया इधर उधर हो जानी थी। ठीक है, ठीक है जी, सब अच्छा है। नहीं, राउंड ऑफ करें ना करें, नहीं आंसर सही आएगा, आंसर में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, कोई कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में गलती ही हो सकती है भाई, और इसमें कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला तो बिल्कुल सीधा सीधा है। ओके जी, इस सवाल में कोई मसला किसी को? लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट में कोई मसला? ओके, अब जो हाइलो मेथड के एडवांटेजेस थे वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वहां पे कैलकुलेशंस इजी थी, यहां पे आप देख लें क्या हुआ है आपके साथ। ठीक है, कैलकुलेशंस इंतहाई कॉम्प्लेक्स हैं और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो उसके जो एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। और उसका जो डिसएडवांटेज था कि तमाम पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, यहां पे इसका ये एडवांटेज बन जाएगा कि होल पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड, सो आंसर इज मोर ऑथेंटिक। ठीक होगी बात? अब आज का आपका पहला होमवर्क है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि आपने जो इससे पहले वाला सवाल था वो लीनियर रिग्रेशन से करना है, और ये वाला सवाल आपने हाइलो से करना है, और फिर आपने आंसर्स को मैच करना है कि कितना फर्क आता है। ओके, ये वाला सवाल आपने हाइलो मेथड से करके आना है, और जो इससे पहले हाइलो से किया था वो लीनियर रिग्रेशन से करके आना है। ठीक होगी बात? किसी का कोई सवाल? पेपर में मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये सवाल पेपर में आने वाला नहीं है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, लेकिन अगेन आपको आई कैप का पता ही है कि कर वो कुछ भी सकता है, लेकिन बहरहाल ये सवाल पेपर में आने वाला नहीं है क्योंकि इससे बहुत बेहतर चीजें हैं जो वो टेस्ट कर सकता है, और ये चीज उसने स्टैट्स में कहीं ना कहीं टेस्ट कर ही ली होगी। उसको पता होगा कि जी स्टैट्स में ये चीज टेस्ट हो गई है, तो दोबारा उसको टेस्ट करना नहीं चाहिए अखलाकी तौर पे, लेकिन अगर वो कर भी लेता है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके, ठीक है, तो बहरहाल इस पॉइंट की जो टेस्टिंग होती है
वो ज़्यादातर ओवरहेड्स के चैप्टर में होती है या डिसीजन मेकिंग में भी हो जाती है, जहां पे आपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना होता है। तो एक छोटा सा 2-3 नंबर के पॉइंट के तौर पे वो इसको टेस्ट कर सकता है। सर ये बी वाला मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं। अगर आप बी वाला इस मुश्किल में नहीं पढ़ेंगे, आपकी जिंदगी हम आसान कर देते हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि पहले है जी समेशन वाई, इसका टोटल क्या बन रहा है जी 268,300,000,000। ओके 268,300,000,000। बी क्या है जी 358.4, 358.4। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ओके बस ये राउंडिंग ऑफ की वजह से ना मसला हो जाता है, बड़े आराम से हो जाएगा अगर आपका कैलकुलेटर आपको इजाजत देता है। इससे पिछला जो सवाल था ना जो हाइलो के लिए किया था, वो कंपैरेटिवली नंबर उसके थोड़े छोटे थे, वो आप कर लेंगे ना, इससे वो क्लियर हो जाएगा। और आप में उसमें जो आंसर आएगा ना 12 पर यूनिट आया था ना हाइलो मेथड में, वो 12 के आसपास कहीं आएगा, लेकिन पॉइंट्स में आएगा और वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ओके और फिक्स कॉस्ट भी उसमें 18,000 नहीं आएगी, हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हो जाए। ठीक है जी, वो बोले तो सही। ठीक है जी, ये जो बेसिक्स थी हमारी वो यहां पे कंप्लीट हुई। आपकी जो बुक इंशाल्लाह मंडे को प्रिंट होने जाएगी, उसमें ये पहला चैप्टर है जिसमें ये तमाम बेसिक्स मौजूद हैं। ठीक है जी, अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे मंडे से, जिसके हैंडआउट्स आपको मंडे को दे दिए जाएंगे, वो है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हम आगाज करेंगे और ये चैप्टर प्लीज खामोशी, और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ये तकरीबन कोई 2 हफ्ते जो है वो ले जाएगा। लेकिन हर चैप्टर 2 हफ्ते नहीं लेके जाएगा, ये परेशान मत होइएगा कि एक चैप्टर ही आधा महीना ले गया तो हमारी किताब के अंदर 16 चैप्टर्स हैं, वो कहां तक पहुंचेगी फिर ये बात। देखें आपकी किताब के तकरीबन 7 से 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 3 से 4 दिन में होने वाले हैं। मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसके अंदर 5 और वेटेड एवरेज है, वो आपको पढ़ते हुए भी शर्मिंदगी होगी और मुझे पढ़ाते हुए भी शर्मिंदगी होगी। ठीक है, तो उस पर 2 से 3 दिन लगते हैं। फिर लेबर का चैप्टर 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। रेलेवेंट कॉस्टिंग 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। बैच सर्विस कॉस्टिंग वो भी आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं, मतलब आप ये समझें कि ये जो 7-8 चैप्टर्स का जिनका मैंने नाम लिया, ये तकरीबन आधा कोर्स है आपका, आधी किताब है आपकी, जो कि आपकी 1 महीने के अंदर खत्म होने वाली है। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, और इसके अलावा सीवीपी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओवरहेड्स, ये ले जाते हैं जी 2-2 हफ्ते, 12-12 दिन, 10-10 दिन, ये हर चैप्टर ले जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स लंबे हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं, तो ये मिक्स करके इंशाल्लाह हम कोर्स है वो टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। मंडे को मुलाकात होती है जी।